मांग की लोच के सैद्धांतिक और व्यावहारिक महत्व को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच को मापने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया है, विभिन्न विधियों की खोज की है। इसमें सबसे पहले हम प्रोफेसर फ्लेक्स की प्रतिशत विधि बताते हैं। प्रोफेसर फ्लेक्स ने प्रतिशत विधि के अंतर्गत बताया है, जैसा कि लिखा हुआ है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अर्थात मांग में मान लीजिए 10% परिवर्तन हुआ है और कीमत में 5% परिवर्तन हुआ है, तो मांग की लोच होगी 10% अपॉन 5%, अर्थात 2। अभिप्राय यह है कि यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है तो मांग की लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार होगी। और इसी भांति या मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है, अर्थात मान लीजिए दोनों में प्रतिशत परिवर्तन 10 है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तीसरी चीज़, यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा कम है तो मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होगी। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर बता सकते हैं कि मांग की लोच कैसी है। लोचदार है जब इकाई से अधिक है, इकाई के बराबर है तो लोचदार है, और इकाई से कम है तो बेलोच है। तो फ्लेक्स ने प्रतिशत विधि के आधार पर मांग की लोच को बताया है। दूसरी जो विधि दी गई है वो मार्शल की कुल व्यय विधि है। मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए कीमत के परिवर्तन से पहले और कीमत परिवर्तन के बाद में होने वाले कुल व्यय की तुलना करके बताया है। कुल व्यय की तुलना करने के आधार पर बताया है कि मांग की लोच इकाई से कम है, इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक है। तो इसके अंतर्गत हम दोनों आधार पर एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर और एक्स वस्तु की कीमत अधिक होने पर मांग की लोच को देखेंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होती है, यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर एक्स वस्तु पर किया गया कुल व्यय पूर्वापेक्षा बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि कीमत कम हुई और एक्स वस्तु पर किया गया कुल व्यय पूर्वापेक्षा बढ़ गया, अर्थात दोनों में जो परिवर्तन हुआ है वो विपरीत दिशा में हुआ है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार होगी। इसी भांति यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर एक्स वस्तु पर किया गया व्यय यथावत अर्थात पूर्ववत रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। अर्थात कीमत कम हुई लेकिन एक्स वस्तु पर किया गया व्यय स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तीसरा, यदि एक्स वस्तु पर की कीमत कम होने पर एक्स वस्तु पर किया गया कुल व्यय पूर्वापेक्षा कम हो जाता है, अर्थात पहले की तुलना में एक्स वस्तु पर किया गया व्यय कम हो जाता है, तो एक्स वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि कीमत भी कम हो गई और एक्स वस्तु पर किया गया व्यय भी पूर्वापेक्षा कम हो गया, अर्थात दोनों में परिवर्तन एक ही दिशा में हुआ है, एक ही डायरेक्शन में हुआ है, तो मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होती है। तो यहाँ मैंने 3 चीज़ें बताई है एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर। संक्षिप्त में बता देती हूँ, एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर यदि एक्स वस्तु पर किया गया व्यय पूर्वापेक्षा बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और यदि व्यय पूर्ववत या यथावत रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी।
और कीमत कम होने पर एक्स वस्तु पर किया गया व्यय भी पूर्वापेक्षा कम हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होगी। यहाँ पर हमने कीमत कमी के संदर्भ में एक्स वस्तु की मांग की लोच को बताया है। अब हम एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने के संदर्भ में मांग की लोच को कुल व्यय विधि के आधार पर बताते हैं, जैसा कि रेखा चित्र में भी स्पष्ट किया गया है। यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर एक्स वस्तु पर किया गया कुल व्यय पूर्वा अपेक्षा कम हो जाता है, अर्थात पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, तो एक्स वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार होगी। अर्थात एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी और एक्स वस्तु पर किया गया कुल व्यय पहले की अपेक्षा कम हो गया, दोनों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हुए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसी भांति यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर एक्स वस्तु पर किया गया व्यय पूर्ववत या यथावत रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। अर्थात एक्स वस्तु की कीमत बढ़े या कम हो, यदि एक्स वस्तु पर किया गया व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तीसरा, यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर एक्स वस्तु पर किया गया कुल व्यय पूर्वापेक्षा बढ़ जाता है, अर्थात पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, तो एक्स वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों में परिवर्तन एक ही दिशा में हुआ, कीमत भी बढ़ गया और कुल व्यय भी बढ़ गया, तो मांग की लोच इकाई से कम, जैसा कि रेखा चित्र में भी स्पष्ट है। हमने रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर कुल व्यय को दर्शाया है और वाई अक्ष पर कीमत दिखाई है। आप देख रहे हैं जैसे ही कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, सबसे नीचे वाला पोर्शन। तो स्पष्ट है कि मांग की लोच इकाई से कम EP इज लेस देन 1 है। आगे बीच वाला पोर्शन देखिए, जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, कीमत बढ़ रही है लेकिन एक्स वस्तु पर किया गया कुल व्यय स्थिर है, पूर्ववत है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर है। तीसरा पोर्शन देखिए, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है लेकिन एक्स वस्तु पर किया गया व्यय पूर्वापेक्षा कम होता जा रहा है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो इस डायग्राम में हमने 3 पोर्शन दिखाए हैं और तीनों पोर्शंस के आधार पर हमने मांग की लोच बताई है, इकाई से कम, इकाई के बराबर और इकाई से अधिक। तो हमने दूसरी विधि की चर्चा की है जो कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई है और इसे कुल व्यय विधि कहते हैं। आपने इस विधि के अंतर्गत देखा कि हम मांग की लोच केवल ये बता सकते हैं इकाई से अधिक है, कम है या इकाई के बराबर है। एग्जैक्ट मांग की लोच कितनी है, 1.2 है या 1.3 है या 2.5 है, इस चीज़ को हम इस विधि के आधार पर नहीं बता सकते हैं। तो ये प्रोफेसर मार्शल ने कुल व्यय के आधार पर मांग की लोच का बताया है, मांग की लोच का मापन किया है। तीसरी जो विधि है वो है मांग की बिंदु लोच विधि। जब कीमत में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो, बहुत कम, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा,
तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर भी बहुत कम होती है। तब हम मांग रेखा के किसी भी बिंदु पर लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु लोच रीति का उपयोग करते हैं। तो बिंदु लोच रीति का उपयोग कब किया जाएगा? जब कीमत और मांग में परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम हो, तो इस रीति का उपयोग किया जाता है। मांग रेखा आपको मालूम है 2 प्रकार की हो सकती है। एक जब मांग रेखा सीधी हो और दूसरी जब मांग रेखा वक्र के रूप में हो। इन दोनों ही स्थिति में हम मांग की बिंदु लोच मालूम कर सकते हैं। बिंदु लोच ज्ञात करने की विधि का जो फार्मूला है, ज्योमेट्रिकल फार्मूला, वो जैसा कि मैंने लिखा है, ये है मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का निचला हिस्सा अपॉन मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। तो यदि कोई भी मांग वक्र सीधी रेखा के रूप में है तो हम बता सकते हैं कि मांग की लोच को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। डायग्राम्स दिखा रही थी इसको। तो इस बिंदु लोच विधि को हम कल और स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। हाँ, जैसे कि देखिए इस रेखा चित्र में स्पष्ट है कि ये देखिए मांग वक्र है। जहाँ देखिए मांग वक्र y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, वहाँ मांग की लोच अनंत है, क्योंकि मांग रेखा का निचला भाग संपूर्ण है और ऊपरी भाग शून्य है। जब किसी को भी शून्य से विभाजित करते हैं तो उसका भागफल अनंत आता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जब रेखीय मांग वक्र हो और वो y अक्ष पर स्पर्श कर रहा हो तो उस बिंदु पर मांग की लोच अनंत होती है। इसके पश्चात आप देखिए दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट। यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक है, क्योंकि नीचे का जो भाग है वो काफ़ी बड़ा है ऊपर वाले भाग की अपेक्षा, ए बी की अपेक्षा। तो यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर है। सी बिंदु पर दोनों भाग बराबर है, निचला भाग और ऊपरी भाग बराबर है। बराबर को बराबर से विभाजित करने पर भागफल 1 आता है। तो सीधे मांग वक्र के मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इससे नीचे पॉइंट पर देखिए डी बिंदु, यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम है, क्योंकि निचला भाग कम है और ऊपरी भाग अधिक है। तो मांग की लोच यहाँ इकाई से कम है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे स्पर्श कर रहा है, क्योंकि यहाँ निचला भाग शून्य है, शून्य को किसी से भी विभाजित किया जाए तो शून्य ही होता है। तो जब रेखीय मांग वक्र एक्स एक्सिस पे स्पर्श करता है तो वहाँ मांग की लोच शून्य होती है। तो हम लोग इस विधि के आधार पर रेखीय मांग वक्र की स्थिति में मांग की लोच को बता सकते हैं। तो रेखीय मांग वक्र का ढाल हर बिंदु पर समान है, एक ही होता है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं रेखा चित्र में कि इसकी मांग की लोच हर बिंदु पर अलग अलग होती है। यदि मांग वक्र
वक्रीय हो, कर्व के रूप में हो, तो हमें जिस भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस स्पर्श रेखा के आधार पर हम मांग की लोच को निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मांग की बिंदु लोच विधि। अब नेक्स्ट जो विधि है मांग की लोच की वो चाप लोच विधि है। जब मांग वक्र दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच नापी जाती है तो उसे चाप लोच विधि कहते हैं। जब कीमत में परिवर्तन सूक्ष्म न होकर अधिक हो, अर्थात नई और प्रारंभिक कीमत के बीच में काफ़ी अंतर हो, तो उस स्थिति में हम चापलोच विधि का उपयोग करते हैं। चापलोच विधि के अंतर्गत जब हम लोग प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मांग लेते हैं तो मांग की लोच अलग आती है, और जब कीमत परिवर्तन के पश्चात वाली कीमत और मांग मात्रा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच अलग आती है। इन दोनों लोचों में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हम कौन सी कीमत लें, परिवर्तन के पूर्व वाली प्रारंभिक कीमत लें या बाद वाली। तो इस स्थिति का निदान करने के लिए हम इन दोनों का एवरेज कर लेते हैं। तो ये सूत्र जैसा कि दिखाया गया है, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स इंटू P0 प्रारंभिक कीमत प्लस P1 कीमत परिवर्तन के पश्चात कीमत अपॉन Q0 प्रारंभिक मांग मात्रा प्लस कीमत परिवर्तन के पश्चात मांगी जाने वाली मात्रा। ये सूत्र लगाकर हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में का निदान हो जाता है, बीच का जो हमें मांग की लोच है वो मालूम हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको मांग की लोच को मापने की 4 विधियां बताई है। पहली प्रतिशत विधि जो फ्लेक्स के द्वारा दी गई थी, दूसरी कुल व्यय विधि जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई थी, तीसरी बिंदु लोच विधि और चौथी चाप लोच विधि। इन विधियों का उपयोग हम कैसे कौन सी स्थिति में करते हैं ये मैंने बताया। जब कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो हम बिंदु लोच रीति का उपयोग करते हैं, और जब कीमत में परिवर्तन अधिक हो तो हम चाप लोच विधि का उपयोग करते हैं। और हम इनमें ऋणात्मक चिन्ह इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आपको मालूम है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, इसलिए इसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ये मैंने आज आपको मांग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों का विश्लेषण किया है। धन्यवाद।